आराम हुसैन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फ़ा फ़िज़िक्स। आज का जो हमारे पास बच्चों टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारे पास है पीएमसी के एनएमटी कैट में जो आज के पेपर में एमसीक्यूज़ आए हैं मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में। बच्चों उनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है और उनके करेक्ट ऑप्शन की हमने रीज़न जाननी है। बच्चों ये हमारे पास एमसीक्यूज़ हमारे पास आया है सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में से आया है और एनएमटी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था बच्चों मेरे पास मोस्ट हॉट फेवरेट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 18 विच इज़ रेक्टिफिकेशन। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं ये रेक्टिफिकेशन क्या होती है, रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आपको पता है डेफिनेशन बेस भी एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। तो कहता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इस कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना मेरे पास रेक्टिफिकेशन कहलाता है। इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट, यस। अब बच्चों आपको पता है कि हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन में से उसने एमसीक्यूज़ पिकअप किया था। कहता आपने मुझे बताना है फुल वेव रेक्टिफिकेशन जिसको हम ब्रिज रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रिज रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। कहता आपने मुझे बताना है कि उसमें मुझे कितने डायोड्स चाहिए होते हैं। तो मैंने इधर लिख दिया इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन और ब्रिज रेक्टिफिकेशन 4 डायोड्स आर रिक्वायर्ड। मैंने नीचे बच्चों आपकी मदद के लिए मैंने फिगर भी बना दी है आपके कंसेप्ट के लिए। आपको पता है ये डायोड नंबर 1 है, ये डायोड नंबर 2 है, डायोड नंबर 3 और डायोड नंबर 4। अब बच्चों मेरे पास आपको पता है कि हमारे पास ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है और ये मेरे पास लोड रेजिस्टेंस है जिसके हमारे पास अराउंड मुझे क्या मिलनी है, अपना आउटपुट मिलना है। एसी मेरे पास है इनपुट और आउटपुट मुझे मिलना है डीसी बच्चों। तो बच्चों आपको एक और मेरे पास एमसीक्यू जो हमारे पास यूएचएस में आ गया प्रीवियस ईयर पास पेपर में। कहता है कि आपको पता है कि हमारे पास हमें जो रेक्टिफिकेशन में डायरेक्ट करंट मिलता है बच्चों वो पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट होता है, पल्सेट करता रहता है। यानी ऐसा डायरेक्ट करंट जो अपना मैग्नीट्यूड तो चेंज करता है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। आप ये देख रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड तो वेरी कर रहा है बच्चों, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल ही है बच्चों, ये देखें। अब कहता है कि हमारे पास अगर मैंने अगर मैंने पल्स को डायरेक्ट करंट की पल्स को रिमूव करना हो तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, फ़िल्टर सर्किट बच्चों। अब हमारे पास ये पूछा जा सकता है आपसे जो फ़िल्टर सर्किट किस पे कंसिस्ट करते हैं। ये जो फ़िल्टर सर्किट है ना बच्चों, ये बच्चों किस पे कंसिस्ट करते हैं। तो आपने याद रखना ये एक सूटेबल कम्बिनेशन होता है कैपेसिटर और इंडक्टर का बच्चों। अब बच्चों मेरे पास ना इधर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट है बच्चों। कौन कौन से? सबसे पहला मेरे पास बच्चों की पॉइंट है फॉर आउटपुट। कहता है आउटपुट के लिए बच्चों आपको पता है कि हमारे पास आपने चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट में क्या पढ़ा हुआ है, आपने अल्टरनेटिंग करंट में VRMS पढ़ी थी, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज या रूट मीन स्क्वायर करंट पढ़ा था ना बच्चों आपने। इसी तरह जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट को जब हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं उसकी जो मेरे पास रूट मीन स्क्वायर जो वोल्टेज होता है वैल्यू का वो भी हमारे पास किसके इक्वल होता है, V0 मैक्सिमम वोल्टेज ओवर स्क्वायर रूट 2। अब बच्चों ये हमारे पास एमसीक्यूज़ आज के पेपर में आया है बच्चों, आज के पेपर में आया और आपसे ये एमसीक्यूज़ आपके साइड इंफॉर्मेशन में से उसने उठाया बच्चों। कहता कि मेरे पास कहता है आपको पता है कि हमारे पास इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट, और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है बच्चों, डायरेक्ट करंट। ये इनपुट है, ये आउटपुट है बच्चों। अब आपने मुझे बतानी है इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों। आपको फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए बच्चों। सिंपल इज डैट 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी 1 कंप्लीट जिसके बाद वो अपनी क्या करती है, रिपीट करता है, पर अपने आप को रिपीट करता है। ये देखें अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये फिर नेगेटिव हाफ साइकिल,
यानी यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब कि 1 कंप्लीट राउंड टिप ख़त्म हो रहा है, यानी इधर इसकी क्या होगी बच्चों हमारे पास 1 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों 1 हर्ट्ज़। अब लेकिन आप आगे देख रहे हैं, आगे इसका हाफ पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी टोटल क्या होगी मेरे पास 1.5 हर्ट्ज़ एग्ज्यूम कर लेते हैं हम। ठीक है, और आपको वैसे भी पता है नंबर ऑफ वेव पासिंग पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता है कि हमारे पास कितनी वेव पास कर रही हैं 1.5 एक सेकंड में। फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों मेरे पास 1.5 हर्ट्ज़। ठीक हो गया बच्चों। अब लेकिन जो मेरे पास आउटपुट जो डायरेक्ट करंट मुझे मिल रहा है उसकी मैं देखता हूँ मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, ये 1, ये 2, ये 3, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों मेरे पास 3 हर्ट्ज़। ठीक है बच्चों, इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास 3 हर्ट्ज़ है। अगर बच्चों मैंने अब क्या करना है, अब आप देख रहे हैं आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी से डबल है। ठीक है बच्चों, यही मैंने इधर लिखा है। अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है बच्चों डबल हो रही है, तो इसका मतलब मेरे पास टाइम पीरियड क्या होगा, आउटपुट हाफ होगा। मैंने लिख दिया आउटपुट टाइम पीरियड इज इक्वल टू इनपुट टाइम पीरियड का हाफ। तो बच्चों ये हमारे पास आज के पेपर में एमसीक्यूज आया था कि हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डबल होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी से, हाफ होती है, ट्रिपल होती है कि सेम होती है। तो आपको पता चल गया ये हमारे पास डबल होती है इनपुट से। अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की स्टेटमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास अगेन चैप्टर नंबर 18 सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक में से आया, और एमसीक्यूज की स्टेटमेंट क्या मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी जिसका एनएमडी कैट था बच्चों 4 सितंबर। तो उसने मुझे बताया कि हमारे पास हाउ मैनी डायोड्स आर रिक्वायर्ड इन फुल वेव सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर। बच्चों हमारे पास एक कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है जो आपके पीएमसी ने के एग्जामिनर ने मतलब के फेडरल की बुक में से उठाया। पंजाब की बुक में आपको सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ाई गई बच्चों। तो बच्चों अल्लाह ताला के नाम से और नई उम्मीद के साथ इस एमसीक्यूज के कंसेप्ट को बच्चों हम समझते हैं। कहता है कि मुझे आपने सिर्फ बताना है कि हमें कितने डायोड्स चाहिए होते हैं इन फुल वेव सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर। मुझे पता है कि आपके लिए सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर एक नई फिगर होगी बच्चों। इसकी हम डायग्राम देख लेते हैं। मैंने इसकी डायग्राम आपके सामने बच्चों प्लॉट की है। सबसे पहले आपको पता है कि मेरे पास ये अल्टरनेटिंग करंट इनपुट है बच्चों, और हमारे पास बच्चों ये प्राइमरी कॉइल है बच्चों, ये मैंने प्राइमरी कॉइल, और ये मेरे पास है सेकेंडरी कॉइल, और ये सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है बच्चों ये पूरा। अब बच्चों ये मेरे पास ये डायोड 1 है, ये डायोड 2 है। आपको डायग्राम देख के पता चल गया कि मेरे पास फुल वेव सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर में हमें कितने डायोड चाहिए होते हैं बच्चों, 2 डायोड चाहिए होते हैं। तो मैंने लिख दिया। और ये मेरे पास है बच्चों लोड रजिस्टर जिसके मेरे पास गिर्द मुझे आउटपुट मिलना है अपना डीसी करंट। अब बच्चों आपको इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है बच्चों कि hence minimum 2 diodes are required in full wave rectification with center tap transformer। बच्चों सर कैसे हमें सिर्फ दो डायोड्स चाहिए होंगे? आपको पता है बच्चों हमारे पास जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा अल्टरनेटिंग करंट का, तो ए डायोड आपको पता है फॉरवर्ड बाइस होगा और डायोड नंबर 2 रिवर्स बाइस होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड 2 मेरे पास क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस, और डायोड 1 मेरे पास क्या होगा बच्चों, रिवर्स बाइस। ठीक है बच्चों, तो इससे मुझे क्या कंक्लूजन मिलता है कि मुझे कम से कम 2 डायोड्स चाहिए होंगे। कितने, 2 डायोड्स 2। ठीक हो गया बच्चों, फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन विद सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है बच्चों, इसका मतलब मुझे फुल वेव सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर में बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मुझे क्या मिलती है बच्चों, अपनी आउटपुट मिलती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यूज के हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आज के पीएमसी के एमसीक्यूज में आया बच्चों, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी इसका मैंने थोड़ा बहुत आपको कहते हैं कुछ कंसेप्ट दिया था बच्चों। कहते हैं दी फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्सेटिंग रिपल
पीएमसी ने क्या लिखा था, पल्सेटिंग की जगह रिपल, दोनों एक दूसरे का एक ही मतलब है कि पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या कर रहा हो बच्चों चेंज, लेकिन डायरेक्शन ना चेंज करे। फ्रॉम अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज 100 हर्ट्ज। कहता है मेरे पास क्या हुआ है, जो फ्रीक्वेंसी है ना रिपल डीसी की फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में वो 100 हर्ट्ज है। तो आपने मुझे बताना है कि इसकी इनपुट अल्टरनेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आपको पता है कि हमारे पास वो 50 हर्ट्ज होगी। कैसे बच्चों, मुझे पता है कि हमारे पास, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था बच्चों, कंसेप्ट क्या था मेरे पास कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 टाइम होती है देन इनपुट फ्रीक्वेंसी। मेरे पास आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, 100 हर्ट्ज, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी 50 हर्ट्ज। तो जब मैं 50 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास तभी तो 100 हर्ट्ज आएगा ना बच्चों। इससे पहले बच्चों मेरे पास फर्स्ट या सेकंड नंबर में आया था पीएमसी के पेपर में कि हाउ मैनी डायोड्स आर रिक्वायर्ड इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो 1 डायोड आर रिक्वायर्ड। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस होता है और नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के लिए बच्चों ये मेरे पास क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। ठीक हो गया बच्चों। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास जो हमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट मिलती है डीसी करंट की वो कुछ ऐसे होती है बच्चों। जबकि आपको पता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में बच्चों हमें डायरेक्ट करंट की जो मेरे पास फिगर बनती है वो कुछ ऐसी होती है बच्ची, ऐसे होती है कुछ। ये मेरे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मेरे पास इसने क्या किया है, आया हुआ वो फॉरवर्ड बायस किया जिसकी वजह से मुझे आउटपुट मिली है। रिवर्स बायस में आप देख सकते हैं मुझे कोई आउटपुट नहीं मिली। फिर मेरे पास बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीयूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीयूज हमारे पास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी में से है और एनएमटी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था हमारे पास बच्चों, बेसिक कंसेप्ट में से उसने पूछा। ये एक हमारे पास कंसेप्चुअल एमसीयूज है बच्चों। अल्लाह ताला का नाम लेके फुल कॉन्फिडेंट के साथ इस एमसीयूज को स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं हम और अपनी पूरी एफर्ट इस एमसीयूज पर लगाते हैं। एमसीयूज की स्टेटमेंट बच्चों मेरे पास कुछ ऐसी थी, विच पार्टिकल विल बेंड मोर इफ़ द मोमेंटम ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज सेम। कहता है आपने बताना है, नीचे आपको मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने बताना है इस ऑप्शन में से ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो ज़्यादा बेंड करेगा, जो ज़्यादा टर्न आउट करेगा, जो ज़्यादा मेरे पास क्या करेगा बच्चों, मुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों। कहता अगर मेरे पास ये जितने भी मैंने आपको नीचे ऑप्शन में पार्टिकल दिए हैं, जैसे अल्फ़ा में प्रोटॉन है जिसको हम H+ भी लिख सकते हैं, बीटा में मेरे पास इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं बीटा पार्टिकल भी कह सकता हूँ, चार्ली में मेरे पास अल्फ़ा पार्टिकल है हीलियम 2+, और डेल्टा में मेरे पास है क्या, इन चार सेम मतलब सेम बेंड करेंगे एंगल से। तो बच्चों कहता है अगर मेरे पास इन तीनों का मोमेंटम सेम हो बच्चों। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको ये मैंने आपको एक बच्चों डायग्राम से एमसीयू समझाता हूँ। ये मेरे पास आपको पता है जब रोड पे जाते हैं, जब कभी हम टर्न लेते हैं, ये मेरे पास रोड थी, ये बच्चों हमारे पास रोड ऐसे जा रही है, टर्न होने लगी है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास बच्चों एक कार है और ये एक बाइक है। ठीक है बच्चों, कार की मेरे पास बच्चों क्या है, मेरे पास कार जो है ना, कार मेरे पास बच्चों जो है ना उसकी वेलोसिटी कम है, लेकिन ये जो मेरे पास बाइक है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। आपको पता है कि हमारे पास ट्रैफिक में क्या रूल है, जब कभी आप टर्न ले रहे हो तो अपनी स्पीड क्या कर लो, कम कर लो। अब इसकी मेरे पास बाइक की स्पीड ज़्यादा है, ये हमारे पास ओवर स्पीड में क्या करेगा, जाकर सामने से टकरा जाएगा, जबकि कार की स्पीड क्या कम है, ये आराम से मेरे पास क्या हो जाएगी, टर्न आउट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस रोड पर आराम से बेंड हो जाएगी। अब बच्चों मैंने इधर क्या लिखा है, द पार्टिकल विच हैव हाई कैनेटिक एनर्जी। कहता है ऐसा पार्टिकल जिसकी कैनेटिक एनर्जी हाई होगी, जैसे कि मेरे पास इधर आप देख रहे हैं बाइक की कैनेटिक एनर्जी हाई है। जब बाइक की कैनेटिक एनर्जी बच्चों मेरे पास हाई है तो मेरे पास कम बेंड करेगी, जिसकी कैनेटिक एनर्जी ज़्यादा वो कम बेंड करेगी। ठीक है बच्चों, और शो रेजिस्टेंस टू वेट बेंडिंग। इसकी देखो बच्चों मेरे पास बाइक के पास
कनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी तो जाकर टकरा दिया, इसने बेंड कम किया, ठीक है। और इसने क्या किया, रेजिस्टेंस और किया टुवर्ड बेंडिंग, यानी ये बेंड होना नहीं चाह रही थी भाई। उसका इनर्शिया मेरे पास क्या था, स्ट्रेट लाइन का। जब बाइकर ने उसको टर्न करना चाहा तो अपने इनर्शिया की वजह से वो सामने जाकर टकरा जाएगी। यानी कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी और बेंडिंग का क्या रिलेशन बनता है बच्चों, इनवर्स रिलेशन। यानी वो मतलब कि इसने क्या विल पार्टिकल विच पार्टिकल विल बेंड मोर, यानी हमने निकालना है कौन ज़्यादा बेंड करेगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। सिंपल इज डैट बच्चों। अब हमने क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन। तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो मैं ऊपर भी मास से मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, नीचे भी मास से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो m का स्क्वायर v का स्क्वायर ओवर 2m आ जाएगा डिनोमिनेटर में, mv का होल स्क्वायर जो मेरे पास मोमेंटम होता है, यानी p का स्क्वायर ओवर 2m। यानी ये इधर से हमें क्या बताता है, अदर मोमेंटम सेम है प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का और अल्फ़ा पार्टिकल का बच्चों। तो मोमेंटम सेम है तो मेरे पास बच्चों काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन क्या बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास, ठीक है बच्चों। यानी इन दी गई ऑप्शन में से जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी वो ज़्यादा बेंड करेगी। तो आपको पता है कि बच्चों मेरे पास ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है इसका मास सबसे ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, और इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा होता है, 1000 टाइम ज़्यादा होता है बच्चों देन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसका मतलब ये बेंड ज़्यादा करेगी। अब बच्चों हम अपनी नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर ड्रान ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स में से आया है बच्चों। और एनएमडी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था बच्चों, हमारे पास डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो बच्चों अल्लाह ताला का नाम लेके फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस एमसीक्यूज़ को बच्चों हम अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम अपने एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को देख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ है बच्चों, सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है और कुछ हमने कन्वीनियंट करनी है। फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सबसे पहले मुझे पता चल गया मैंने क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है बच्चों। लेमडा मैंने फाइंड आउट करना है बच्चों। इफ़ मास, मुझे मास दिया हुआ है m इज़ इक्वल टू 150 ग्राम बच्चों, इसको केजी नहीं लिख लेना, ये मेरे पास ग्राम में है बच्चों, तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। मैथ्स का ऐसा यूनिट केजी होता है, और आपको पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं बच्चों। तो 150 को मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.15 kg। अब बच्चों एंड वेलोसिटी इज़ 50 मीटर पर सेकंड, मुझे वेलोसिटी दिया v इज़ इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों मेरे पास डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कब उसने पेश की थी, डी ब्रॉगली ने 1924 में बच्चों। अब बच्चों एक हमारे पास एमसीक्यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एमसीक्यूज़ हमारे पास पूछा जाता है डिफरेंट एंट्री टेस्ट में, मैंने इसलिए 7 की पॉइंट के तौर पर लिख दिया। फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड मोमेंटम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे ऑटोमेटिकली एनर्जी और मोमेंटम खुद ब खुद इंक्रीज कर जाएगा। कहता है लेकिन जो ये वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, फ्रीक्वेंसी के, एनर्जी के और मोमेंटम के। लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, ये फार्मूला हर किसी को याद होता है। एम वी मेरे पास क्या होता है बच्चों, मोमेंटम, तो मैंने इधर पी लिख दिया बच्चों। यानी लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर पी, ये एच क्या मेरे पास प्लांक्स कांस्टेंट, पी क्या मेरे पास मोमेंटम बच्चों। बच्चों आप देख सकते हैं मोमेंटम इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, वेवलेंथ के। बच्चों सिर्फ आपको ये प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए। लेमडा इज इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। बच्चों ये मुझे प्लांक्स कांस्टेंट से याद आया है, एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। आपको पता है प्लांक्स कांस्टेंट के मेरे पास ऐसा यूनिट क्या होते हैं बच्चों, जूल सेकंड। इसी तरह आपने याद रखना है प्लांक्स कांस्टेंट के जो यूनिट होते हैं बच्चों, और जो डायमेंशन होती है वो इक्वल होती है एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन और यूनिट के। और बच्चों
अब इसके साथ मैंने एक और एमसीक्यूज लिखा हुआ है। डी ब्रोगली ने ही कहा था अपनी स्टेटमेंट में, लाइट इन शॉर्ट, लाइट मुख्तसर द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर। कहता लाइट मैटर की मोस्ट रिफाइंड फॉर्म है बच्चों, यानी इसके ज़्यादा हम मैटर को रिफाइंड नहीं कर सकते, प्योर नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, मैंने प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू लिखी, नीचे मैंने क्या किया, अपना मास जो मैंने केजी में कन्वर्ट किया था उसकी वैल्यू लिखी बच्चों, और वेलोसिटी की वैल्यू लिखी, दिस वन। अब बच्चों इस एमसीक्यूज को हम क्विकली कैसे सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले मैं जब ये पॉइंट ख़त्म करूँगा बच्चों, मेरे पास पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, और पॉइंट के पास जितने मेरे पास नंबर हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 2 ज़ीरोज़ आ जाए बच्चों मेरे पास। तो 15/100, 15/100। ठीक है बच्चों, और 50 ऐसे का ऐसे ही। अब एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा बच्चों, ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब बच्चों जब पॉइंट मेरे पास लेफ़्ट से राइट हैंड साइड पे मूव करता है ना, ऐसे बच्चों, तो पॉइंट जब लेफ़्ट से बच्चों राइट हैंड साइड पे मूव करता है तो मेरे पास 10 की पावर क्या हो जाएगी, -34 में -2 ऐड करूँगा तो -36 हो जाएगी। और बच्चों मैंने जब 15 को 3 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया था, अप्रॉक्सीमेटली 44। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं, तो मेरे पास वेवलेंथ क्या आ जाएगी, 44 × 2, 88 × 10⁻⁻36 मीटर बच्चों।